Welcome to my YouTube channel Tulsi Institute of Science. आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का सेकंड चैप्टर अम्ल भस्म तथा लवण। उसके पहले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। लिटमस पेपर इनमें से प्राप्त होता है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि लिटमस पेपर इनमें से किससे प्राप्त होता है। आपको तो पहले समझना होगा लिटमस पेपर होता क्या है। लिटमस पेपर बाबू एक प्रकार का सूचक है। क्या है? सूचक है, जो पता लगाता है किस चीज को, अम्ल और भस्म को। ये बताता है, अगर मान लीजिए हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में कोई एक्वस सॉल्यूशन को डाल दिए, एक और कंटेनर, इसमें भी किसी एक्वस सॉल्यूशन को डाल दिए। लिटमस पेपर को डालने के बाद अगर ये रेड कलर का, ये लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाए रेड कलर में, तब फिक्स है, हम लोग जान लेते हैं कि अम्ल है। और अगर ये लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाए ब्लू कलर में, तो हम लोग समझ लेंगे कि ये भस्म है या क्या है, क्षार है। अब सवाल है यहाँ, लिटमस पेपर इनमें से प्राप्त होता है, यानी लिटमस पेपर इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो आप लोग पढ़े हैं लाइकेन का, और लाइकेन जो है वो थाइलोफाइटा वर्ग का है। किसके कौन से वर्ग का? थाइलोफाइटा का। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, ए एवं बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कोई पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वह पदार्थ कैसा है? क्या बोले, अगर किसी सॉल्यूशन में आप लिटमस पेपर को डाल रहे हैं और वो लिटमस, वो जो सामान है, यानी कि जो आपके पास सबस्टांस या लिक्विड है, वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसा से कैसा कर दिया है? नीला से लाल। पहले आपके पास था नीला, अब बाद में वो बदल दिया है किस में? लाल में। आपके पास दो कंडीशंस बार बार आएंगे, या तो कहेगा लाल से नीला, या नीला से क्या? लाल। एगो बात सोचिए, इसको याद हम कैसे रख सकते हैं? नीला लिटमस पत्र को लाल कर दिया, खतरनाक, खतरा का सिंबल कौन है? लाल। ज्यादा एसिड खतरनाक है कि बेस खतरनाक है? हम लोग तो जानते हैं एसिड खतरनाक है। जब एसिड ज्यादा खतरनाक, तो सिंबल वो लाल कलर का देगा। इसका मतलब है कि अगर कोई नीला से लाल बना दिया तो समझ जाओ कि वो जो सामान है वो कौन सी है? अम्ल है। अब अगर लाल से नीला बना देता तो वो समझ लेते कौन सी है? भस्म है। अगर किसी में लिटमस पेपर नीला है तो समझ लीजिए वो भस्म है, अगर किसी में लिटमस पेपर लाल है तो समझ लीजिए वो क्या है? अम्ल है। तो कोई पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। थ्री नंबर, बेकिंग सोडा का विलयन लिटमस को परिवर्तित करेगा। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO क्या? 3। ये बेकिंग सोडा जी है। ये क्या है? बेकिंग सोडा जी है। अब इसमें कहा लिटमस पेपर पर इस पर का क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बात सोचिए, देखो ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना, इन नेचर इसका भस्मिक होता है। कैसा नेचर होता है? भस्मिक होता है। भस्मिक नेचर अगर नहीं होता तो एसिड के साथ रिएक्शन करके, ये देखिए तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 देता है ना जी, यानी इसका नेचर भस्मिक होगा तबे ना एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन किया। अब अगर भस्मिक है तो लाल लिटमस पत्र को किस में बदलेगा? नीला में। लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देगा। आगे, कोई पदार्थ यदि स्वाद में कड़वा होता है, कोई पदार्थ यदि स्वाद में कड़वा होता है तो यह क्या हो सकता है? बच्चा में आप पढ़े थे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। सवाल पूछा, कोई पदार्थ यदि स्वाद में कड़वा है तो वो क्या कहलाएगा? भस्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? भस्म कहलाएगा। आगे, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? अगर कोई अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? चलिए एगो इसका एग्जाम्पल ही देख लेते हैं।
HCl ले लेते हैं, ये सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो बनाएगा क्या, NaCl बनाएगा, अब प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। आप इसको ध्यान से समझिए, यानी कोई भी अम्ल अगर धातु के साथ मिलता है, किसके साथ, धातु के साथ, बनाएगा क्या, लवण, और साथ ही साथ क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत है तो आप इसमें ऑप्शन में खोज लीजिए, तो लवण और हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण देगा और जल देगा। आप और भी इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे अगर हम लिख दें H2SO4 और रिएक्शन किया Zn के साथ तब बनाया ZnSO4 अब प्लस क्या, H2। कोई दिक्कत नहीं है, ये एसिड है यानी अम्ल, ये धातु यानी मेटल, इस साल्ट यानी लवण है, और ये आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो लवण और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एग्जाम्पल देख ही लिए। धातु के ऑक्साइड मूलतः कैसे होंगे, धातु के ऑक्साइड कैसा होगा, अम्लीय होगा कि भस्मिक होता है। हम क्या बोले, धातु का ऑक्साइड। एक बात तो पहले समझिए, जब धातु को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं बाबू तब बनता है धात्विक ऑक्साइड। क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड बनता है। आई धात्विक ऑक्साइड का नेचर जो है वो भस्मिक होगा। कैसा होता है, भस्मिक होता है। यही धात्विक ऑक्साइड अगर फिर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब वो लवण और क्या देगा, जल देगा। यानी अगर आप धात्विक ऑक्साइड को, किसको, धात्विक ऑक्साइड को अभिक्रिया करा देते हो किसके साथ, अम्ल के साथ, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आप बनाएगा लवण और क्या दे देगा, जल दे देगा। जैसे आप Na2O रिएक्शन किया HCl के साथ तब बनाएगा NaCl प्लस H2 क्या, ओ। कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बात को याद रख सकते हैं कि कोई भी सामान अगर एसिड से रिएक्शन करके लवण और जल दे दे तो इस सामानमा भस्मिक होगा। कैसा होगा जी, भस्मिक होगा। तो इसमें आपसे पूछा धात्विक ऑक्साइड मूलतः इसलिए लिख दिया है क्योंकि एक बात याद रखिएगा, कुछ धात्विक ऑक्साइड दोनों नेचर के होते हैं, अम्लीय भी और भस्मिक भी। इसलिए कुछ धात्विक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। हिंदी में उसको द्विध्रुवीय ऑक्साइड कहा जाता है। वो अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेगा और भस्म से भी अभिक्रिया, क्योंकि उसके पास दोनों नेचर है। एसिडिक नेचर भी उसका खुद का है और बेसिक नेचर भी उसका खुद का है। लेकिन मूलतः मतलब जनरली अगर देखा जाए तो जो धातु के ऑक्साइड है वो कौन से नेचर के होंगे, भस्मिक नेचर का। तो यानी क्या हो जाएगा, भस्म। वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं कहा जाता है। देखो, एगो आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसको हम लोग अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और जो OH- देगा उसको हम लोग कह देंगे क्या, बस H+ वाला को उन्होंने क्या कहा, अम्ल कहा। एक देखो HCl है, इसको अगर डिसॉल्व कराओगे H2O में तो H+ अलग टूट जाएगा और Cl- इसका अलग हो जाएगा। तो यही देखो ये एसिड है। साइंटिस्ट का कहना था कि वैसे पदार्थ जो जल में डिसॉल्व होकर के H+ देते हैं उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर आपका अम्ल हो जाएगा। वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देता है। अभी बताए, यह भी आर्हेनियस का ही स्टेटमेंट है। जो जल में घुलकर OH- देता है उसको हम लोग भस्म कहेंगे, और जो जल में घुलकर H+ देगा वो अम्ल कहेंगे। ये आर्हेनियस ने बताया। तो ये हो जाएगा आपका क्या, भस्म। एक मिनट रुको, भस्म हो जाएगा। ठीक है,
देखिए, अम्ल तथा भस्म की शक्ति ज्ञात करने हेतु इनमें से प्रयोग करेंगे। एक बात सुनिए, अम्ल तथा किसकी शक्ति ज्ञात करना है? भस्म का। तो उसके लिए बाबू हम लोग यूज करते हैं पीएच स्केल का। अब एक बात सुनिए, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर जो अल्लाह जिसको बोलते हैं, कन्ना अल्लाह के बुखारवा चेक, ये ऐसे चेक करता है ना, हार्ट बीट ये सब। स्टेथोस्कोप एमीटर से यह करंट मेजरमेंट किया जाता है। पीएच स्केल जो है उससे अम्ल तथा भस्म की शक्ति मापी जाती है। पीएच स्केल के बारे में अगर देखा जाए तो 1909 ईस्वी में सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट, नाम क्या था? सोरेनसन नाम का जो साइंटिस्ट था, और भी बड़ा नाम है, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में डिस्कवरी किया पीएच स्केल का, जिसमें जो एक स्केल के जैसा होता है, जिसमें अंकित रहता है 1 से लेके कहाँ तक? 14 तक। टोटल 1 से लेके कहाँ तक? 14 तक। तो अगर मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, जिस बिलियन का पीएच मान 7 हो गया वो उदासीन है। क्या है वो? उदासीन है। और जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्ल हो जाएगा, और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा है वो भस्म हो जाएगा। यानी अगर आपसे पूछता है कि कोई विलयन जिसका पीएच मान 8 है तो वो क्या होगा? अगर किसी का पीएच मान 8 है तो उसको हम लोग भस्म कह देंगे। अगर किसी का पीएच मान 3 है तो उसको हम लोग बाबू कह देंगे, कौन सी? अम्ल कह देंगे। और 7 वाले को क्या कहते हैं? उदासीन, यानी जल का पीएच मान 7 के बराबर होगा। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो बाबू देखो, हमारे शरीर का पीएच मान होता है 7 से लेके 7 पॉइंट कहाँ तक? 8 तक। पीएच मान, पीएच वैल्यू आपको कुछ कुछ का याद रखना होगा। ऐसे एक पीएच का फॉर्मूला भी है। पीएच का फॉर्मूला पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है। माइनस लॉग क्या होता है? फॉर्मूला H प्लस होता है। कोई समस्या इसमें? आगे देखो, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। Na2 कौन सी है जी? CO3। Na2CO क्या है जी? 3। एक बात बताओ, अभी तुम पढ़े कुछ समय पहले कि Na2CO3 जो है वो HCl के साथ रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके अब बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO क्या? 2। इसका मतलब है कि नेचर इसका बेसिक है। कैसा नेचर है जी? बेसिक, यानी भस्मिक है। तो जो भस्मिक है उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा कि 7 से कम होगा? उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका 7 से क्या? अधिक। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? क्या कहा? लाल को नीला करना है। लाल है और उसको बदल देना किसमें है? नीला में। तो ऐसा कांड कौन करता है जी? भस्म। तो जो भस्म है वो OH माइनस बदलेगा कि H प्लस बदलेगा? देखो तो OH माइनस बदलेगा कि H प्लस? OH माइनस। कौन सा? OH माइनस। कोई दिक्कत इसमें? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? याद रखिएगा, जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। जिप्सम का बाबू सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। अगर आप CaSO4 × 2H2O को हीट करते हैं तो CaSO4 × ½ H2O आप प्लस इधर देखो ½ H2O, मतलब दो था ना जी। एक मिनट रुक। या 1:1/2 H2 इतना मिल जाएगा। अब एक बात समझिए, पहले क्या बोले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको प्राप्त करना है। अगर समझना है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम कहते किसको हैं? आप सीधे डायरेक्ट हाथ पैर जब टूट जाता है ऊपर से प्लास्टर कर देता है, वो प्लास्टर ऑफ क्या है जी? पेरिस। ऐसे और भी बहुत सारे उसके यूजेस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 × ½ H2O। CaSO4 × ½ H2O। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2 H2O। जिप्सम का इस्तेमाल ज्यादातर मात्रा में
सीमेंट उद्योग में किया जाता है, इसलिए सीमेंट में जिप्सम को मिलाया जाता है ताकि सीमेंट देर से जमे। हाँ, नहीं तो सीमेंट के पास ऐसी कैपेसिटी है कि जैसे ही पानी मिलेगा और वो जमना स्टार्ट कर देगा। तो आप सोच के देखिए आपके मिस्त्री जी कैसे काम कर पाएंगे, उनको तो दिक्कत होगा, जिसके चलते वो जिप्सम मिला दिया जाता है। बाहर से नहीं मिलाते, कंपनी वाले लोग ही बना के मिला के देते हैं, इसलिए ताकि आपका जो सीमेंट है वो देर से जमे। कोई इसमें दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले? CaSO4 यानी जिप्सम। आपसे देखो तो किससे बोल रहा था, तो जिप्सम से। कोई दिक्कत इसमें? कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देगा जी? लाल कर देता है। तो नीला लिटमस पत्र को लाल करने का काम उसका pH वैल्यू संभवतः होगा। एक बात सुनिए, नीला से कर दिया लाल, नीला से कैसा कर दिया है? लाल कर दिया। तो ये तो फिक्स है कि अम्ल होगा। इस सामान टोटल कौन सी है जी? अम्ल है। अम्ल का pH वैल्यू कितना होता है? तो 7 से कम होता है। तो एकरा में सोचना है, ये 5 ने आंसर हो जाएगा। ये तो ज्यादा ही है, ये भी तो 7 है, ये 10 है। तो 5 से 7 से कम कौन होगा? 5। आगे देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? देखो, इस संतरा है, इसमें सिट्रिक अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। इस सिरका एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का कॉन्सेप्ट समझना भी है आपको। CH3COO क्या? H। इमली जो है उसको टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। एक बात सुनिए, आपसे सवाल जो पूछे से बता देंगे। अगर हमको कह देता है ये कि टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है, तो इमली। इसको याद रखने का सबसे बढ़िया उपाय कौन सी है? इमली खा लेगी लड़की सब, टर 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 करते रहेगी। तो इमली में कौन सा अम्ल? अम्ल टार्टरिक अम्ल। ऐसे ही और भी कुछ एग्जाम्पल से चलो एगो हम अपने मन से बता देते हैं। सेव। सेव में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। सेव में कौन सा अम्ल जी? मैलिक अम्ल। अब एगो बात समझो, सेव में मैलिक अम्ल हम लोग कैसे याद कर? सेव मार्केट में रोड पर बिक रहा है, रोड पर पूरा धूरी गर्दा उड़ा और उससे मैल बैठ गया, ओ यानी सेव मैल बैठल वाला है जी। यानी सेव में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। क्लास में हम लोग क्लासरूम में इस तरीके से एकदम हंसते खेलते याद कर लेते हैं। बाकी क्लास जैसा अनुभव तो यहाँ बहुत कम हो सकता है, क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हम लोग को कवर करना होता है। क्लियर है ये? संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल इमली, और सेव मैलिक अम्ल। आपसे पूछा ऑक्जेलिक अम्ल किससे बनेगा, तो टार्टरिक अम्ल इसका स्रोत हो गया। ठीक है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? किसमें? चाय में कौन सा अम्ल? तो इसको तो याद करना बड़ी आसान सा बात है जी। कुछ लोग चाय का इस्तेमाल टॉनिक के जैसा करते हैं। सुबह उठेंगे पहले उनको चाय चाहिए, नहीं दीजिएगा तो बेचैनी छा जाएगा। तो चाय में कौन सा अम्ल? देखो तो चाय टॉनिक के जैसा काम करता। हम क्या बोले? टॉनिक के जैसा। इससे साफ पता चलता है चाय में कौन सा अम्ल है जी? टैनिक अम्ल। खत्म कहानी। मैलिक अम्ल किसमें होगा जी? सेव में। लैक्टिक अम्ल किसमें होगा? दूध में या दही में? दूध में या किसमें? दही में। एसिटिक अम्ल किसमें होगा जी? सिरका में। किसमें? सिरका में। ऑप्शन से भी याद रखना है, क्योंकि आपको किसी वीडियो में हम ये बात बोले भी है कि जरूरी नहीं कि हम जो क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं वो डायरेक्ट मिले, लेकिन उसके पैटर्न अगर उसको टोटली समझ लेते हैं तो ज्यादातर चांसेस बनता है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो बन जाएंगे। जैसे अगर हो सकता है चाय ना पूछ के आपसे पूछ दे दूध या दही में कौन सी अम्ल पाई जाती है, आप तुरंत बता दीजिएगा लैक्टिक अम्ल। आपसे सेव में पूछ देता मैलिक अम्ल हो जाएगा। आपसे चाय में पूछा था तो मौलिक लिखा ले, लेकिन मैलिक होता है। ठीक है। सिरका में पूछता तो कौन सा? एसिटिक अम्ल। कोई दिक्कत नहीं है। टूथपेस्ट में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? एक बात सोचिए, टूथपेस्ट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आपके मुंह की अम्लीयता कम हो जाए। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी जगह की अम्लीयता को कम करनी है तो वहां भस्म या क्षार को मिलाना होगा। किसको मिलाना होगा? भस्म या क्षार को मिलाना होगा। आपसे सवाल क्या किया? टूथपेस्ट में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो भस्म। कौन सा रासायनिक पदार्थ? भस्म पाया जाता है।
निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? बाबू इस बात का याद रखिएगा कि यहाँ ऑप्शन के हिसाब से, इसमें आप डायरेक्टली याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से पोटेशियम चचा जो है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव है। सक्रिय धातु कहने का मतलब क्या होता है? सक्रिय मतलब वो कितना जल्दी किसी से अभिक्रिया कर लेता है। तो पोटेशियम इन सब में ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इन जितना भी ऑप्शन है इन सब में ज्यादा रिएक्टिव है। इनमें कौन धातु सबसे कम सक्रिय है? इनमें कौन धातु सबसे कम सक्रिय है? तो ये जो पीबी है, जिसको लेड बोलते हैं या सीसा भी कहते हैं, यह बहुत ही कम सक्रिय है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। वो गानो था, सुनो ना, संगमरमर। चलो देखो, यहाँ संगमरमर बोलता है, टाइल्सवा उल्सवा टाइप का। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO कौन सी हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इनमें से कौन सा विजातीय पदार्थ है? इनमें से कौन सा विजातीय पदार्थ है? एक बात सुनिए, इसमें विजातीय पदार्थ बाबू नमके हो जाएगा। अब कहो ई का है जी? देखो एक बात याद रखिएगा, इस सजातीय विजातीय पहचानने का ये डिपेंड करता है कि आप किस बेस पे सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, उसके अनुसार सजातीय और विजातीय को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें चूना पत्थर कैल्शियम का यौगिक है, संगमरमर कैल्शियम का यौगिक है, खड़िया कैल्शियम, खटिया नहीं खड़िया कैल्शियम का, लेकिन ये सोडियम का यौगिक है। किसका है? सोडियम का। तब विजातीय, ये तीनों सब सेम है, ई वाला बेचारा क्या है? अलग है। तो निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है? तो नमक हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? नमक हो जाएगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ले लो, खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 हो जाएगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaCO3। और वही रासायनिक सूत्र किसका होता है? संगमरमर का भी। किसका? संगमरमर का। चलिए देखते हैं, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल है तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। 7 से कितना कम होगा? 7 से अधिक होता तो ये तो भस्म हो जाता, ये क्या हो जाता जी? भस्म। और 7 के बराबर होता तो ये लवण या उदासीन बोल सकते हैं। कौन सी कह देते हैं? उदासीन। कैसा हो जाता? उदासीन। आपसे पूछा अम्ल का, तो अम्ल का पीएच मान बाबू 7 से कम हो जाएगा। नेटल के पौधे के बगल में इसे उदासीन करने के लिए किस प्रकार का या कौन सा पौधा पाया जाता है? नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और कभी कभी हाथ उत में अगर टच कर जाए तो उसमें खुजली टाइप का होने लगता है, इसलिए क्योंकि वहां मेथेनोइक अम्ल चला जाता है। उसको उदासीन करने के लिए बापू पाया जाता है कौन सी? डॉक का पौधा। किसका पौधा? डॉक का पौधा। नेटल के पौधे के बगल में इसे उदासीन करने के लिए कौन सी पौधा पाया जाता है? तो वो पौधा कौन सा? डॉक का पौधा। किसका पौधा? डॉक के पौधे पाए जाते हैं। एक टाइप का पौधा है नेटल। अम्ल वर्षा में वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा में वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? एक बात समझो, पहिल का कभी हो सकता है जी? कहो का है नहीं? क्योंकि 7 पीएच मान होता तो उदासीन होता। आओ अम्ल के साथ, वर्षा के साथ अम्ल गिर रहा है, तो 7 से तो कम होना चाहिए पीएच वैल्यू, तो 7 से कम हो जाना चाहिए। तो इस कंडीशंस में पहल का तो एकदम फिक्स है कि गलती है। 8 इहो गलती है, एकदम फिक्स है। 14 गलती है, तब 5.6 से क्या कम। एग्जाम में आप ऑप्शंस को देख के भी थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हैं, उतना तो जरूर तुम लोग के पास दिमाग है, उतना लॉजिक लगा सकते हैं कि कैसे। अम्ल वर्षा बोला, साफ पता है कि वर्षा जल के साथ वो अम्लीय पदार्थ आ रहा है। ऐसे वर्षा का पीएच मान तो अप्रॉक्स 7 के बराबर, क्योंकि पानी गिर रहा है अगर खाली, तो ओकरा साथ अम्ल, तो 7 से तो कमे होना चाहिए। तो 7 से कमे, इसमें कोई ऑप्शन मो है जी? ऐसे याद रख लीजिएगा, 5.6 से क्या होता है? कम होता है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले
अम्ल क्या कहलाते हैं? देखो बाबू, अम्ल को दो पार्ट्स में बांट दिया, एगो प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। वैसे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल, और वैसे अम्ल जो जल में घुलकर अंशतः आयनित होकर H+ आयन देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग दुर्बल अम्ल। तो यहाँ कहा कि देखो अधिक संख्या में, कौन सी संख्या में? अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करना है तो उसको प्रबल अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल? प्रबल अम्ल कहते हैं। NaOH क्या है? NaOH एगो बात समझिए, आर्हेनियस जी बेचारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया फॉर्मूला कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जो OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? भस्म कहलाते हैं। मैं कहता हूं जिसके पास H+ होगा वही H+ देगा, जिसके पास OH- होगा वही OH- देगा। रहबे नहीं करेगा तो देगा कहां से? यहां हमको दिख रहा है कि OH- अवेलेबल है। यार इसको अगर जल में डिजोल्व कराते भी हैं तो Na जो है वो Na+ क्या देता है? OH- देता है। तो इसका लक्षण किसके जैसा? भस्म के जैसा। NaOH क्या है? भस्म है। निम्नांकित में कौन लवण है? देखो फर्स्ट वाला क्या है इसमें? HCl, तो इसमें हाइड्रोजन तो उपस्थित है, OH नहीं है, E हो जाएगा आपका अम्ल। E कौन सी है? अम्ल है। NaOH देखो जिसके साथ OH लगल देख लो खाली, वो पक्का भस्म हो जाएगा। तो E भी कौन सी है जी? भस्म हो गया है। एकरा में ना H है ना OH है, एक साथ ना H है और ना ही क्या है? OH है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? लवण। हमसे क्या पूछा? निम्नांकित में कौन लवण है? तो K2SO4 कौन हो जाएगा? K2SO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? अभी समझाए थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा बाबू? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू कितना होगा? हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2, 1/2 H2O। लैक्टिक अम्ल आ ही गया। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन हो जाएगा? दही। सिरका में कौन सा? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा जी? एसिटिक अम्ल। तो नाम ही एसिटिक अम्ल दे दिया है। इमली में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। और दही में कौन सा? लैक्टिक अम्ल। सवाल क्या पूछा? लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या है? नीचे वाला जो दिया है उसमें से, तो दही। कौन हो जाएगा? दही हो जाएगा। दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? जब पीएच, देखो जब मुंह की अम्लीयता काफी बढ़ जाती है, मुंह का पीएच वैल्यू कम हो जाता है, तब दांत में क्षय होने लगता है। दांत में क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। तब मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या होने पर? कम होने पर। 5.5 से कम होने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट इनमें से संबंधित है। सोडियम बाइकार्बोनेट इनमें से संबंधित है। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। दो गो इससे मिलता जुलता नाम है, एगो सोडियम कार्बोनेट, एगो सोडियम बाइकार्बोनेट। Na2CO3, इसमें एगो 10H2O जोड़िए लेते हैं। इसको कहता है बाबू धोने का सोडा। किसका सोडा? धोने का सोडा। ठीक, पहले जिसका इस्तेमाल कपड़ा साफ करने में होता था, अब तो जल्दी मिलता भी नहीं है। NaHCO3 जो है वो खाने का सोडा है। कौन सा? खाने का सोडा। मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है आपको खाने वाला सोडा, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। आपका पेट जब खराब होता है जल्दी से इनो का इस्तेमाल करते हैं, वो इनो में भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। तो इसने क्या पूछा? धोने का सोडा है कि खाने का सोडा है? तो किसका सोडा है? ये खाने का सोडा हो जाएगा। कौन सा सोडा? खाने का सोडा। पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? एक बात सुनिए, पेट की अम्लीयता बेचारा का बढ़ गया है, हम चाह रहे हैं कि कम हो जाए, तो उस कंडीशंस में उसको तो बेसिक सब्सटेंस ही देंगे। तो यहां हम दे देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। एगो बात सुनिए, अब ओकरा चूना पत्थर तो नहीं खिला दीजिएगा और बेचारा गड़बड़ाइए जाएगा पेट उठ। सोडियम बाइक धोने का सोडा तो नहीं खिला दोगे, सरफ पिला दोगे जी? नहीं, डिटर्जेंट टाइप का तो नहीं सामान पिलाओगे, धोने का सोडा नहीं पिलाओगे उसको। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा उसको दे देंगे, कोई दिक्कत इसमें?
प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों के जलीय विलयन होता है। एगो बात पहले सुनो, देखो दो गो टाइप का आपको बताए थे अम्ल भस्म, एगो प्रबल एगो दुर्बल, तो यहाँ दोनों प्रबल है। सबसे पहला चीज कि अम्ल अब भस्म, ये दोनों बाबू मिल के अब बनाता है लवण और साथ ही साथ देता कौन सी है, जल। अम्ल और भस्म मिल के लवण और क्या देता है, जल। अगर ये अम्ल भी प्रबल है, अम्ल भी क्या है, प्रबल है, ये भस्म भी कौन सी है, प्रबल है, तो इस कंडीशन में जो लवण बनेगा उदासीन हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा जी, उदासीन। उदासीन लवण देगा और साथ ही साथ जल भी दे देगा। अब इस बात को आप ध्यान से पहले समझिए, अगर एगो शक्तिशाली आदमी दूसर का शक्तिशाली आदमी से लड़ाई करता है तो ज्यादा पिटाएगा या तो दोनों पिटाएगा, न्यूट्रल बात होगा, एकदम ड्रॉ मैच, हारे जीतेगा कोई नहीं। कमजोर का अगर मजबूतवा से लड़ गया तो धर के थूर देगा उसको। तो अगर ऐसा रहता कि दुर्बल अम्ल प्रबल भस्म के साथ, रुको इसको लिखिए देते हैं, देखो अगर ऐसा रहता कि प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ये अभिक्रिया करता दुर्बल भस्म के साथ, किसके साथ, दुर्बल भस्म के साथ, तो लवण तो देता लेकिन अम्लीय लवण देता। कौन सा लवण, अम्लीय लवण देता और साथ ही साथ क्या दे देता, जल दे देता। ठीक, अगर दुर्बल अम्ल है वो प्रबल भस्म के साथ, किसके साथ, प्रबल भस्म के साथ मिलता, तो उस कंडीशन में वो भस्मिक लवण देता। कौन सा लवण, भस्मिक लवण देता और साथ ही साथ क्या देता, जल। यहाँ हमको दे दिया है ये अम्ल भी प्रबल, उसके प्रबल अम्ल दे दिया है, प्रबल भस्म भी दिया है, प्रबल भस्म दिया है, तो इस कंडीशन में बनेगा उदासीन। कौन सा, उदासीन लवण। उदासीन लवण और साथ में देगा H2 क्या, O। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे पूछा यहाँ कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन क्या होगा, तो उसका जलीय विलयन उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी, उदासीन हो जाएगा। CO2 गैस बनाने के लिए अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र को फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको ललका ललका देखे होंगे एटीएम उटीएम में टांगल रहता है। उसमें कहा किसका इस्तेमाल होता है फायर एक्सटिंग्विशर वाले में, तो फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 का इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO किसका, 4 का इस्तेमाल होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। जल के अस्थायी खारापन को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बहुत बार हम लोग इसमें कंफ्यूजन में हो जाते हैं, क्योंकि बात तो पता होता है कि सोडियम कार्बोनेट या तो आंसर होगा या तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। अब ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे। कंफ्यूजन क्या हो जाता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि जल जो है वो पीने उने का चीज है तो खाने वाला सोडा मिला देंगे, धोने वाला सोडा तो मिलाएंगे नहीं। जबकि जल के अस्थायी खारापन को दूर करने के लिए बाबू धोने का सोडा का इस्तेमाल होता है सोडियम कार्बोनेट। किसका इस्तेमाल होता है, सोडियम कार्बोनेट का। फॉर्मूला होगा Na2CO3। क्या फॉर्मूला होगा, Na2CO3। सबका फॉर्मूला लिख दे क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं NaHCO3 और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं Na क्या, OH, और सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है, NaCl है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। मूर्ति बनाने तथा शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मूर्ति बनाने तथा शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर न करिएगा चाचा, तब प्लास्टर कीजिएगा, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज, किसका यूज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। चलो, लवण के क्रिस्टल कैसे होते हैं, तो लवण के क्रिस्टल जलीय होते हैं। कैसे होते हैं, जलीय।
जिप्सम का सूत्र कौन होगा, आपको बता दिए हैं जिप्सम का सूत्र कौन होगा, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, आपके घर में जो इस्तेमाल होता है साधारण नमक, उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। कौन होता है जी, सोडियम क्लोराइड होता है। अब बात आते हैं कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखो, हम लैंग्वेज में लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड। तो देखो सोडियम का बाबू सिंबल होता है Na, सोडियम का सिंबल Na और क्लोरीन का Cl, इसका वैलेंसी 1 और इसका भी वैलेंसी 1, दोनों कैंसिल आउट हो गया, बन गया NaCl। ये क्या हो जाएगा NaCl, इसका नाम पोटेशियम क्लोराइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सोडियम सल्फेट है। आपसे पूछा था सवाल साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl हो जाएगा। कभी रासायनिक नाम भी पूछता है तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा नाम, सोडियम क्लोराइड। कागज एवं कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कागज एवं कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कागज एवं कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका प्रयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। आगे, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म, फिर वही जो उस समय समझाए थे। अगर एक दुर्बल अम्ल है अब प्रबल भस्म है, शक्तिशाली कौन है, तो भस्म, तो उस तरीके से जो लवण बनेगा वो भस्मिक लवण होंगे। कौन से लवण, भस्मिक लवण हो जाएंगे। कौन से लवण, भस्मिक लवण। क्या नहीं है जी, भस्मिक ऑप्शन नहीं दिया है, क्षारीय तो क्षारीय हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मधुमक्खी का जो डंक है उसमें कौन सी अम्ल पाई जाती है, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मूला होगा HCOOH, क्या H, मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल भी कह देते हैं। कौन सा अम्ल कह देते हैं, फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। इसका प्राकृतिक स्रोत बाबू सिरका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिरका, जिसमें 6 to 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कितना परसेंट, 6 to 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपसे सवाल कहा एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, काहे जी, क्योंकि पूर्णतः आयनित नहीं होता होगा, अंशतः आयनित होते होंगे। यहाँ बोला इसका जलीय विलयन अम्लीय है, ये वाला आंसर नहीं होगा। या आंशिक रूप से आयनित होते हैं। कौन सा रूप से, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, आयनित होते हैं। ऑप्शन छोटा लिखा था, लो बढ़िया से लिख देते हैं। आंशिक रूप से, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। आपसे पूछा निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। अभी आप पढ़े हैं कि जो धातु के ऑक्साइड था वो मूलतः भस्मिक होते थे, तो अधातु के ऑक्साइड कैसा होगा, अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए तो कैल्शियम तो आपका धातु है, फिर आप देखिएगा मैग्नीशियम, ये भी धातु है तो ये भी अम्लीय है। सोडियम ऑक्साइड अम्लीय, सॉरी क्षारीय, तो ये भी क्षारीय, ये भी क्षारीय, वो भी क्षारीय, ये भी क्षारीय। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा SO2, ये कैसा हो जाएगा जी, अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम सल्फेट बोला Na2SO4, तो सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन है वो उदासीन होता है। कैसा होगा, उदासीन होगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है।
किसी विलयन के pH का मान 4 है तो विलयन कैसा होगा? विलयन के pH का मान 4, बोले 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से ज्यादा रहेगा तो भस्मिक, और 7 से बाबू कम रहेगा तो कौन सी होगा? अम्लीय होगा। कौन सी होगा? अम्लीय। आपसे कहा किसी विलयन का pH मान 4 है तो वो क्या होगा? 4 है तो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार भस्म का जलीय विलयन में क्या बढ़ता है? OH बढ़ेगा कि H बढ़ेगा? अगर भस्म का जलीय विलयन है तो फिक्स है कि OH बढ़ेगा, क्योंकि तो OH ज्यादा देता है तो OH बढ़ता है। कौन सी बढ़ता है जी? OH बढ़ता है। कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो लाल को बाबू कर दिया नीला, तो लाल को अगर नीला कर दिया तो वह भस्म जिसका pH मान 7 से कम होगा कि ज्यादा होगा, तो उसका pH मान 7 से ज्यादा हो जाएगा। तो 7 से ज्यादा वाला चुन लीजिए आप। एक कम है, ये हो नहीं सकता है, ये उदासीन होगा, ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के औषधि का प्रयोग होता है? अपच का उपचार करना है, अपच को दूर, यानी कि आपका खाना नहीं पचा है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आज का वीडियो इतना ही तक, अगले मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तक